हेलो दोस्तों। जय हिंद। मैं शिवम, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग ब्लैक बुक का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आज। ब्लैक बुक का हम लोग पिछले वीडियो में प्राचीन इतिहास को हमने ख़त्म किया। आज आधुनिक इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं और आधुनिक इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोपीय लोगों का आगमन। तो यूरोपीय लोगों का आगमन जो है वो कैसे होता है, कौन कौन आया, पहले कौन आया, क्या किया, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया। तो भारत में पुर्तगाली जो है वो सर्वप्रथम कोचीन में जो है वो अपना किला बनाया था। अगला है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था। तो कालीकट जो है वो 1498 ईस्वी में आया था। कब? 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे आया था। अगला है, मटनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है। तो मटनचेरी पैलेस जो है वो केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में मटनचेरी पैलेस स्थित है। अगला है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर किए। तो पुर्तगाली शासन को जो है वो समाप्त करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंटर पर हस्ताक्षर जो है वो कब हुआ था? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को जो है वो हस्ताक्षर किया गया। और भारतीय सेना जो है वो पुर्तगालियों को यहाँ से भगाए थे। अगला है, पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था। तो प्रथम वायसराय पुर्तगालियों का जो है वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो है वो पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। अगला है, किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई। तो ब्लू वाटर नीति जो है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यही जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था ना, उसके द्वारा ब्लू वाटर नीति जो है वो लाई गई थी। अगला है, गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर जो है अल्फांसो दी अल्ब्रुक था। अल्फांसो दी अल्ब्रुक जो है वो गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था। लेकिन पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी भी कौन लाया? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। लेकिन भारत में सती प्रथा को जो समाप्त किया वो अल्फांसो दी अल्ब्रुक था। अल्फांसो दी अल्ब्रुक ये भी जो है वो पुर्तगाली गवर्नर ही था। अगला है, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्ब्रुक ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया। तो गोवा पर जो है वो कब्जा 1510 ईस्वी में किया था। कौन? अल्फांसो दी अल्ब्रुक जो है वो यहाँ के स्थानीय जो लोग थे उनकी मदद से जो है वो युद्ध किया और गोवा पे कब्जा कर लिया। अगला है, ये कब किया? तो 1510 ईस्वी में। अगला है, भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में पुर्तगाली संस्कृति ज़्यादातर जो है वो गोवा में ही पाए जाते हैं। अगला है, भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था। समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश जो है वो कौन था? पुर्तगाल ही था। कौन? पुर्तगाल। अगला है, भारत सबसे पहले आने वाले और अंतिम में जाने वाले कौन थे। तो ये भी जो थे वो पुर्तगाली ही थे, जो भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अगला, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था। तो अधिकतम व्यापार जो है वो पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। कब? 17वीं शताब्दी के दौरान। किधर का? ज़्यादातर पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिम का जो क्षेत्र है हमारे भारत का, उसका उसका व्यापार लगभग जो है वो पुर्तगालियों के हाथ में ही था। अगला, विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगाली को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। तो ये थे वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय जो थे वो पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दे दी थी।
अगला है, वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? तो पहली वस्तु जो है वो मसाला था। यहाँ का जो मसाला होता है उसके लिए वो लोग जो है वो व्यापार करना आरंभ किए थे। अगला, किस यूरोपीय देश ने केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र शुरू किया? तो ये भी जो था वो कौन था? पुर्तगाली व्यापारी, मतलब पुर्तगाली जो था वो केरल में सबसे पहले व्यापार केंद्र। तो गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? तो ये जो है वो पुर्तगालियों के साथ युद्ध में मारा गया था। कौन? बहादुर शाह। कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। अगला है, प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा। दुआर्ते बरबोसा कहाँ से आया था? तो ये जो है वो पुर्तगाली से ही आया था। कौन? दुआर्ते बरबोसा जो है वो पुर्तगाली से आया था। वो कौन था? यात्री था। अगला कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अलब्रुक का मित्र था? तो अलब्रुक का मित्र जो है वो कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है वो अलब्रुक का मित्र था। अगला, यूरोप में आम तौर पर कपास के वस्त्रों को क्या नाम दिया गया? तो कपास के वस्त्रों को आम तौर पर जो है वो कैलिको कहा गया। अगला, भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? तो भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती जो है वो पुलिकट था। क्या था? पुलिकट जो है वो डचों की सबसे पुरानी बस्ती थी। अगला है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो है वो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था, रेड ड्रैगन। आगे है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज क्या था? तो रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन जो है वो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। अगला, बंगाल में किस स्थान पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दे दी गई थी? तो बंगाल में जो है वो कासिम बाजार में जो है वो क्या कासिम बाजार में मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दे दी गई थी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब? 1651 ईस्वी में। कहाँ? कासिम बाजार में। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो उस टाइम जो है वो बादशाह अकबर थे। कब? 1600 में उसकी स्थापना हुई तो इस टाइम जो है वो अकबर का शासनकाल चल रहा था। अगला है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपलब्धि किस वर्ष दर्ज की? तो ये जो है 1608 ईस्वी में जो है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी पहली उपस्थिति जो है वो दर्ज की थी। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जो है वो सूरत में उतरी थी। कहाँ? सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सबसे पहले उतरी थी। अगला है कि किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी को उद्धव के नाम में गिरावट आई? तो उद्धव के नाम में गिरावट जो है वो सूरत में ही आई थी। कहाँ? सूरत में। आगे है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना यानी व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेज जो है वो सूरत में किए थे। पुर्तगाली कहाँ किए थे? कोचिन में किए थे। अगला है, अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र क्रमशः सूरत, मद्रास, बम्बे और कलकत्ता ये 4 जगह पे स्थापित किए थे, लेकिन पहला कहाँ किए थे? तो वो सूरत में किए थे। अगला है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा है? तो यह फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला है। अगला है कि किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल बिताया? तो ये जो थे वो सर थॉमस रे थे। सर थॉमस रे जो है वो कहाँ?
सर थॉमस रे जो है वो ब्रिटिश राजदूत में मुगल दरबार में 4 साल जो है वो बिताए थे। अगला है, कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का नाम फोर्ट विलियम था। कहाँ? कलकत्ता में जो अंग्रेजी किला है उसे फोर्ट विलियम कहा जाता है। अगला है कि भारत के पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी? तो ये जो है डेनिस की बस्ती, ये ऑप्शन के अनुसार देखेंगे डेनिस की वस्तु जो है वो पूर्वी तट पे नहीं थी। अगला है, फ्रांसीसी यात्री फ्रेकोइस वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो फ्रेकोइस वर्नियर जो है वो 1658 ईस्वी में भारत आया था। अगला है, पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की? तो ये जो थे वो जोसेफ फ्रेकोइंस थे। कौन? जोसेफ फ्रेकोइंस। अगला, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो ये थी पौंडीचेरी थी। कहाँ थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पौंडीचेरी में थी। अगला, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान फ्रांसीसी समझौते में शामिल नहीं था? तो ये जो था वो गोवा में जो है वो फ्रांसीसी समझौता में शामिल नहीं था। अगला है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया? तो पांडिचेरी का अधिग्रहण जो है वो बीजापुर के सुल्तान से किया था। अगला, 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए? तो ये जो है वो यूरोपीय लोगों के द्वारा जो है वो ये सब चीज़ें भारत लाए गए। कब? 18वीं शताब्दी में। अगला है, डैश में बॉम्बे द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया। तो ये जो है वो 1661 ईस्वी में बॉम्बे को जो है वो दहेज के रूप में पुर्तगालियों को द्वारा जो है वो दे दिया गया था। किसको? अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को। अगला है, पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? तो पांडिचेरी की नींव जो है वो 1673 ईस्वी में रखी गई थी। अगला है, पांडिचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? तो 1693 ईस्वी में पांडिचेरी पर डच जो है वो कब्जा किए थे। अगला है, अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो अलीवाल का युद्ध जो है वो 1846 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे अभी यूरोपीय आगमन समाप्त हो गया और अब आता है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। इसका दूसरा चैप्टर है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे कैसे हुआ उसके बारे में इसमें जानेंगे। तो इसमें कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुई थी? तो ये है वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई जो है वो भारत में एंग्लो फ्रांसीस की प्रतिद्वंदी में जो है वो निर्णायक युद्ध जो है वो साबित हुई थी। अगला, किस घटना ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का अवैध स्वामी बना दिया था? तो बक्सर की लड़ाई जो 1764 ईस्वी में हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का वैध स्वामी बना दिया था। अगला, 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो ये जो है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुई थी। कब? 1764 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच हुई थी। अगला है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। कौन? बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो था। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय जो है वो मुगल बादशाह था। कब? प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला है
कि डैश को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई। तो 17 जून 1757 ईस्वी की लड़ाई जो है वो 1757 ईस्वी, ये सॉरी 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई। अगला, अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की? तो राजनीतिक सत्ता हासिल की प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की? तो प्लासी का युद्ध के बाद वो अंग्रेज जो है वो राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। अगला है, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध लड़ा ही नहीं। तो यह जो है मीर जाफर की जो है प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक सेनापति मीर जाफर जो था वो उनके तरफ से यानी कि सिराजुद्दौला के तरफ से युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि अंग्रेजों के तरफ से ये युद्ध लड़ा था। अगला, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो ये जो मीर जाफर ने उनको धोखा दे दिया था। अगला, प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और डैश को नवाब बनाया गया। तो सिराजुद्दौला की जब हत्या हुई तो उन्हीं के सेनापति जो है वो अंग्रेज की तरफ से जो लड़ा था मीर जाफर, उन्हीं को जो है वो नवाब बना दिया गया। अगला है, मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला ये सभी जो थे वो बंगाल के क्या थे? बंगाल के नवाब थे। आगे है, सिराजुद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की? तो इलाहाबाद में जो है वो 1765 ईस्वी में इसने संधि की थी। अगला, 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिलाओं को पराजित करने वाले अवध में नवाब का नाम क्या था? तो ये भी था शुजाउद्दौला। क्या था? शुजाउद्दौला। अगला है, पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 69 में लड़ा गया था, जो मद्रास की संधि से समाप्त हुई। कब? मद्रास की संधि से ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाती है। अगला है, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में चला था। क्या? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच। अगला है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1784 में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किया। मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर जो है वो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। अगला, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? तब तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, उसी पे जो है ये हस्ताक्षर हुआ था और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कर्नवालिस थे, लॉर्ड कर्नवालिस। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो 1793 ईस्वी में जो है वो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। अगला, मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की? तो ये जो है वो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल कर ली थी। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे। क्या वो 4 युद्ध लड़े थे? आगे है कि किस युद्ध में एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया?
तो एंग्लो मैसूर, अभी देखिए कि एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा हो जाता है। अगला, टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो मैसूर की राजधानी जो है वो श्रीरंगपट्टनम थी किनके, टीपू सुल्तान के शासनकाल में। अगला है, एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो बंगाल के गवर्नर के रूप में लॉर्ड क्लाइव को नियुक्त किया। अगला है, सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हस्ताक्षर किए गए। सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हस्ताक्षर किए गए। अगला, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो मैसूर पर जो है वो शासन वोडेयारों ने किया था। अगला है, वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो वडगांव का अधिवेशन जो है वो 1779 ईस्वी में होता है। अगला है, ब्रिटिश राजस्व अभिलेख में महल एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांवों की समूह हो सकता है। तो महल जो है वो एक राज्य संपदा है जो गांव या गांवों की समूह हो सकता है। अगला, श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम किला जो है वो स्थित है। अगला, किस शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को जूट उगाने के लिए राजी या मजबूर किया? तो ये जो है वो अंग्रेज जो है वो बंगाल के किसानों को जूट उपजाने के लिए वो जो है वो मजबूर किए थे या राजी किए थे। अगला है, तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी जो है वो कलकत्ता में हुई थी। कहाँ? कलकत्ता में। अगला, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर किया था? तो ये जो है वो कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। कौन? सिराजुद्दौला। अगला, अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो अलीनगर की संधि जो है वो अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला ने किया था। अगला है, अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। इसके पहले था अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की? तो ये भी सिराजुद्दौला किया था। अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब भी सिराजुद्दौला बना। अगला है, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को गेहूं उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था। पंजाब के किसानों को गेहूं उपजाने के लिए राजी किया था। कौन? अंग्रेज। और बंगाल के किसानों को जूट उपजाने के लिए राजी किया था। अगला है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को गेहूं उपजाने के लिए। अगला है, प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध डैश पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? तो एंडाबो की संधि, एंडाबो की संधि हुई थी, उसमें जो है वो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध पर हस्ताक्षर के साथ ये समाप्त हो जाता है। अगला, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो टीपू सुल्तान के पिता जो है वो हैदर अली थे। कौन थे? हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के पिता थे। अगला है, किसे मैसूर का बाघ यानी शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है? तो शेर ए मैसूर जो है वो टीपू सुल्तान को ही जाना जाता है। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों में से कौन प्रेरित था? तो ये भी था जो टीपू सुल्तान ही जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से बहुत ही प्रेरित था। अगला है कि अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटिश ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया? तो ये जो है वो चीन ने जो है वो अफीम युद्ध में इनका इस्तेमाल किया था। अगला है, अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के बीच लड़ा गया। अंग्रेज और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया। अगला है, कलकत्ता 1772 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। कलकत्ता कब बनी थी? 1772 ईस्वी में कलकत्ता जो है वो ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। आगे है,
है 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा था? तो ये जो है कलकत्ता, यानी 1772 में बना, और 1911 तक कलकत्ता जो है वो भारत की राजधानी रही, और 1912 से भारत की राजधानी को दिल्ली बना दिया गया। अगला है 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? तो बर्मा एक जगह है, वहाँ से जो है वो समुद्री मार्ग पार करने से इनकार कर दिया था। अगला है किसको ब्रिटिश शासक ने पहली भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था। तो ये था बीघा। अगला 1905 में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो ये जो है वो बंगाल प्रांत था ब्रिटिश भारत के पहले। अगला 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी? तो ये बंगाल का विभाजन हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार घोषणा की गई, रॉलेट एक्ट पारित किया गया, या जालियांवाला बाग त्रासदी हुआ। तो बंगाल का विभाजन जो है वो 1919 में नहीं हुआ था, बल्कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तो ये घटना नहीं घटी थी 1919 में। अगला है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था। कौन सी लड़ाई? सुवाली की लड़ाई हुई थी, जिसमें पुर्तगालियों को हराया था कौन? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अगला है भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो अहोम वंश का शासन जो है वो असम में था। अगला है अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? तो ये था गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर जो है वो अहोम विद्रोह के 1828 का नेता था। अगला है तलातल घर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तलातल घर जो है वो भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला है आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से अंडमान और निकोबार क्षेत्र को जाना जाता था। अगला भारत में ब्रिटिश के शासन के दौरान गोमस्त था। तो गोमस्त जो है वो बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक वेतनभोगी नौकर जो होता था उसे गोमस्त कहा जाता था। अगला है कि अंग्रेजों ने भारत पर लगभग, तो अंग्रेज जो है वो भारत पर लगभग 200 वर्ष जो है वो शासन किए हैं। अगला टीपू के अंतर्गत भू राजस्व डैश एकत्र किया जाता था? तो मुख्य रूप से टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी द्वारा। टीपू सुल्तान के दौरान जो है वो मुख्य रूप से वो जिनको अधिकारी बनाते थे वही भू राजस्व जो है वो वसूली करते थे। अगला है 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह, यानी अवध का अंतिम नवाब था कौन? बाजिद अली शाह था। अगला लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा कैसे किया था? तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो कुशासन के आरोप लगाकर, यानी लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन शायद इसको बोला जाता है, उसी के आधार पे जो है वो कुशासन का आरोप लगा करके इसको मिला लिया था। अगला है कि 1818 ईस्वी में मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठ युद्ध का अंत हुआ और मराठ साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। कब? 1818 ईस्वी में मराठ साम्राज्य का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। अगला है तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा का पेशव पेंशन के साथ कहाँ भेजा गया? तो पेशवा को जो है वो बिठूर में भेज दिया गया था। किसके मतलब तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन के साथ, मतलब उनको पेंशन भी दिया जाता था और उसे बिठूर भेज दिया गया था। अगला हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन था? तो मीर उस्मान अली खान।
मीर उस्मान अली खान जो है वो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। अगला, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर माणिक्य वंश का शासक था। त्रिपुरा के पूर्व रियासत पर किस वंश का? माणिक्य वंश का शासन था। अगला, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया? तो ये जो है वो मालावार के क्षेत्र को अंग्रेजों के द्वारा जो है मतलब मालावार श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार अंग्रेजों को सौंप दिया गया। कौन? मालावार तट। अगला है, वर्ष 1849 ईस्वी में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। 1849 ईस्वी में जो है वो सिखों को हराने के बाद जो है वो ये कब्जा कर लिया था। अगला है, तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई? तो तात्या टोपे की हत्या जो है वो 1859 ईस्वी में हुई थी। अगला, मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सलवाइस की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो सलवाइस की संधि पर हस्ताक्षर वो जो है वो 1782 ईस्वी में किया था। अगला, व्यापकत की नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे पहले किस रियासत पर लागू हुआ? तो ये जो है वो सतारा पर सबसे पहले लागू किया गया था। अगला है, सारगढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो सारगढ़ी का युद्ध जो है वो 1897 ईस्वी में। कब? 1897 ईस्वी में सारगढ़ी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। अगला है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम में खेती करने वालों को चाय उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था। चाय उगाने के लिए उसे मजबूर किया था। अगला है कि जब अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की तब किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया? तो रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा जो थी वो कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश किया था, तब जो है वो हथियार उठाया था और विरोध कर दिया था। आगे है 70 नंबर क्वेश्चन, बाडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? तो बाडियार वंश का शासन जो था ना वो कहाँ था? मैसूर में था। मैसूर में जो है वो बाडियार वंश का था शासन। अगला, 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? तो सर हुरोज जो है वो 1858 ईस्वी में झांसी के किला का घेराबंदी कर दिया था। अगला है कि अधिमेलन पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो त्रावणकोर के दीवान जो था वो अधिमेलन पत्र पे जो है वो हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था। अगला है, सूरत की संधि पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर की गई थी। तो ये जो थे वो रघुनाथ राव, अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच जो है वो सूरत की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया था। अगला, वर्तमान कोलकाता का गठबंधन 1690 में 3 गांव कालीकट, गोविंदपुर और सुतानुती के सम्मेलन द्वारा किया गया था। यानी कि वर्तमान जो कोलकाता जो है उसका गठन 1690 में 3 गांव मिला करके, कौन कौन? कालीगढ़, गोविंदपुर और सुतानुती यानी कि ये तीनों गांव मिला करके कोलकाता की स्थापना किया गया था। तो अब जो है वो हमारा अंग्रेज का कैसे कैसे यहाँ आगमन हुआ वो भी पढ़ लिए। तो अब हिस्ट्री का 2 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं आधुनिक हिस्ट्री के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।